A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है 4 मई और आज के डेली करंट अफेयर हमको कवर करने हैं। अगर हम पंचांग के हिसाब से देखें तो वैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है आज। कृष्ण पक्ष कौन सा होता है? जिसमें चांद रिड्यूसिंग फेज के अंदर होता है। कल मैंने आपको कहा था कि मंथली एमसीक्यू सेशन आ जाएगा, पर उसको अपलोड करते करते बहुत डिले हो गया। रात के 9 बजे से भी ऊपर टाइम हो चुका था, इसीलिए हमने उसको पब्लिक नहीं किया है। आज शाम को 7 बजे मंथली एमसीक्यू सेशन मेरा आपको मिल जाएगा और इस बार मैंने काफ़ी नए क्वेश्चन डाले हैं, सो डू नॉट मिस आउट दैट सेशन। और आज ही शाम को 4 बजे संदीप सर का बुक्स, अवार्ड्स और ओबिचुअरी वाला मंथली सेक्शन भी आना है, ठीक है। और कल है संडे, तो आपका वीकली रिविजन सेशन होगा पायल मैम का 4 बजे और शाम को 7 बजे भी आपको सेशंस मिलेंगे, सो सारे सेशंस अटेंड करते रहिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले हम 3 मई से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डे देखेंगे एंड दैट इज इंटरनेशनल लेपर्ड डे, तेंदुआ, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। सो इंटरनेशनल लेपर्ड डे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पकड़ कीजिएगा इस पे। क्यों? क्योंकि पिछले साल मार्च में ही इसको अनाउंस किया गया था, जब फर्स्ट ग्लोबल लेपर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी तब अनाउंस किया गया था कि अब से हर साल हम 3 मई को इंटरनेशनल लेपर्ड डे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो 3 मई इंटरनेशनल लेपर्ड डे। और जूलॉजिकल नेम क्या होता है लेपर्ड का? पैंथेरा पार्डिस, पैंथेरा पार्डिस। 4 मई यानी आज के दिन 2 इंपॉर्टेंट डे हमें कवर करने हैं। सबसे पहला आता है कोल माइनर्स डे। जो कोयले की खदानों में, माइंस में जो लोग काम करते हैं उनको डेडिकेटेड ये डे होता है, बिकॉज बहुत हैजार्डस, जोखिम भरा काम ये लोग कर रहे होते हैं। सो कोल माइनर्स डे 4 मई को आता है, 4 मई को। और 4 मई को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन पहली अंडरग्राउंड कोल माइन इनॉग्रेट की गई थी रानीगंज, वेस्ट बंगाल में 1907 में। और अगर ग्लोबल लेवल पे आप बात करोगे तो 1575 में सबसे पहली कोल माइन स्कॉटलैंड में शुरू हुई थी, ऑपरेशनल या ओपन की गई थी। तो कोल माइनर्स डे 4 मई, इंटरनेशनल लेपर्ड डे 3 मई। 4 मई को एक और डे आता है, अभी मैं छोटा सा हिंट दे दूंगी याद कराने के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। जो ये अग्निशमन अधिकारी लोग जो होते हैं, जो जाकर के आग बुझाते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं, उनको भी डेडिकेटेड ये डे होता है। तो अब देखिएगा 4th, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोयले की खदान में आग लग गई है, फायर लग गई है, ठीक है। और 4 लोग आए हैं उसको फायर फाइट करने के लिए, या 4 लोगों को जीवित बचाया गया है। तो 4 मैंने, आप खुद को भी डाल सकते हो, मे के लिए आप मैं ले सकते हो, आए, ओके। तो मैंने कोल की खदान में फायर फाइटिंग करते हुए 4 लोगों की जान बचाई। तो 4 मई फायर फाइटिंग इन कोल फील्ड, ये दोनों याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। और एक क्विक रिवीजन ले लीजिए, मई में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने कवर किए हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे था, 2 मई को टूना फिश डे था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। 3 मई लेपर्ड डे इंपॉर्टेंट है, कोल माइनर्स डे, फायर फाइटर्स डे 4 मई को आ गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अवार्ड कैटेगरी पे। और एनवायरनमेंट में कंजर्वेशन एफर्ट के चलते एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है असम से एक फीमेल को, उनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन, ओके। और इन्होंने रिसीव किया है ग्रीन ऑस्कर व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2024। सो ग्रीन ऑस्कर व्हाइटले या व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? असम से पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। क्यों दिया गया? ऐसा क्या कंजर्वेशन एफर्ट इन्होंने किया? सो इन्होंने एफर्ट्स किए टू कंजर्व एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटांट। ग्रेटर एडजुटांट ये एक स्टॉक होता है, पहले इसकी फोटो देखो ताकि आप रिलेट कर सको न्यूज़ से। हम इस पक्षी की बात कर रहे हैं, ये कचरा और सड़ी गली चीज़ें खाता है, इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। इसकी जो नेस्टिंग ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं उनको ख़त्म कर दे रहे थे, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनको इकोसिस्टम से हटाने का काम करता है। और इसी के कंजर्वेशन के चलते, इसी ग्रेटर एडजुटांट स्टॉक के कंजर्वेशन के चलते और ये अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, राइट। और ये जो ग्रेटर एडजुटांट है, एंडेंजर्ड कैटेगरी का तो है ही, इसको हरगिला कहा जाता है, असम साइड में वेटलैंड वाले एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली पाया जाता है। ये जो ट्रॉफी है ये चैरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ? व्हिटले फंड फॉर नेचर। ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर में रजिस्टर्ड है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने व्हिटले गोल्ड अवार्ड्स की शुरुआत की 2007 के अंदर, राइट। और इसी से ये अवार्ड जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं,
अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, एशियन कंट्रीज़ हो गई, जो ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज़ हैं, वो अगर कोई भी ग्रास रूट कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स करते हैं, यानी बेसिक लेवल के ऊपर कॉन्जर्वेशन करते हैं, लोकली करते हैं, तो उनको अवार्ड ये देती है। और इसमें जो पेट्रन हैं वो हैं प्रिंसेस एन। कौन है ये? किंग चार्ल्स III की सिस्टर हैं ये, और इन्होंने अवार्ड लंदन यूनाइटेड किंगडम में दिया है। गॉट इट? नॉर्थ ईस्ट के अंदर खास तौर पे ये एडजुटेंट पाया जाता है, और वहाँ पे भी असम के अंदर 450 पॉपुलेशन से बढ़ा करके 1800 तक पॉपुलेशन ये ले आई हैं इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की। गॉट इट? तो अब चलिए एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड स्टॉक स्पीशीज़ है पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया में जितनी भी स्टॉक स्पीशीज़ पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा खतरे में कौन सी स्पीशीज़ है? ये ग्रेटर एडजुटेंट है, और ये सिर्फ 3 जगहों पे पाया जाता है। राइट, 3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं इसके। कंबोडिया है और 2 इंडिया के अंदर है, असम और बिहार। यहीं पे ब्रीडिंग करता है, यहीं पे नेस्टिंग करता है ये। एंडेंजर्ड है ये, हमने देख लिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 के अंदर में इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। न्यूज़ क्लियर हो गई? सो पूर्णिमा देवी बर्मन याद रखिएगा। ये ग्रीन ऑस्कर था, कल हमने ग्रीन नोबल के बारे में भी बात की थी। राइट, चलिए। सो अगली जो अवार्ड कैटेगरी से न्यूज़ आ रही है, उसके लिए हम कान फिल्म फेस्टिवल पे चलते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में ऑनररी पाम डिओर अवार्ड दिया जाता है, राइट, जिसके लिए एक नाम ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है। अब एक और नाम आपके सामने आ रहा है मेरिल स्ट्रीप का। मेरिल स्ट्रीप एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। डेविल वेयर्स प्राडा, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ हर। सो ऑनररी पाम डिओर एक और किनको दिया जाएगा? नाम किनका सामने आया है? एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप का आया है। और इनसे पहले किनका नाम ऑनररी पाम डिओर के लिए आ चुका है? राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। कोई ल्यूकास हैं? चलो थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ, पूरा नाम आप मुझे बता दीजिए। ये वन लाइनर न्यूज़ ही थी। अगली न्यूज़ के लिए अब हम चलते हैं स्टेट कैटेगरी पे, और एक स्टेट है जहाँ पे संविधान उद्यान की शुरुआत या इनॉग्रेशन किया गया है। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, उद्यान यानी पार्क। सो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इंडियन आर्मी और पुनित बालन ग्रुप ने मिलकर के इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क डेवलप किया है, जहां हमारे संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में पर्टिकुलरली चीज़ें दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। और ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। वेयर? पुणे महाराष्ट्र। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। और किसने इनॉग्रेट किया? जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड के इंडियन आर्मी के कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से जानते हैं, अपनी सारे सिटीजन्स अपनी फंडामेंटल ड्यूटी निभाने लग जाएं, तो अजय हो सकता है इंडिया। इस तरह से कुछ आप एसोसिएशन चाहें तो बना लीजिएगा। सो इंडियन आर्मी और पुनित बालन ग्रुप की एसोसिएशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इंडिया का पुणे के अंदर इनॉग्रेट हुआ है। क्लियर है? अब ये पोर्शन आपके स्टैटिक के एंगल से मैंने डाल दिया है, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड छेड़ दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स हमने रखे हैं। ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, पर हमने यहाँ कुछ की फैक्ट्स रख दिए हैं। राइट, पहला देखिएगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर बेस्ड है, नंबर 1। दूसरा, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया था। कैलीग्राफिक था, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने हैंड रिटन यानी कैलीग्राफिक फॉर्म में लिखा है। इसकी जो कॉपी है ओरिजिनल, वो हीलियम फील्ड केस है, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आज भी प्रिजर्व्ड है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, साथ इसको फ्रेम करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और लाइक आई टोल्ड यू वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये है। तो कुछ एक पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगली न्यूज़ के लिए चलते हैं गुजरात, जहां से एक कला है, एक आर्ट फॉर्म है जिसको GI टैग मिला है, एंड दैट इज अजरक प्रिंट। कच्छ गुजरात के अंदर पर्टिकुलरली अजरक प्रिंट कपड़े के ऊपर देखी जाती है, और ख़ास तौर पे ब्लू, रेड और वाइट कलर से इसको किया जाता है। ब्लैक के टोन्स भी होते हैं, पर मेजरली ब्लू के टोन्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। और इसी अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट को GI टैग मिला है। ठीक है, तो कभी पूछा जाए अजरक कहाँ से इंडिया में GI टैग्ड है, तो गुजरात, कच्छ से। सिंध, बाड़मेर और कच्छ वाला जो रीजन है, वहाँ पे पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न पार्ट है, पाकिस्तान के थोड़ा आसपास वाला हिस्सा, वहाँ पे ये क्राफ्ट देखी जाती है। कपड़े के ऊपर कौन सा कपड़ा? कॉटन क्लॉथ होता है, उसके ऊपर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। और अजरक प्रिंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज अजरक वर्ड जो है वो इंडिगो कलर
का मीनिंग रखता है। इंडिगो यानी डीप ब्लू कलर, ब्लूइश इफेक्ट देता है इस पूरे कपड़े को। और इस रीजन के अंदर, ये जो गुजरात कच्छ वाला रीजन है, यहाँ से सिंध मुस्लिम्स जो थे वो करीब 400 साल पहले ये लेकर के आए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम से अजरक जो है वो एग्जिस्टेंस में माना जाता है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड एक और अपना फरमान जारी किया है और उन्होंने ये बोला है कि जब तक सप्तपदी नहीं होती ना, जब तक फेरे नहीं होते, तब तक आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी होना नहीं मान सकते। राइट, फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह में जाइए, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की बात करते हो, रजिस्ट्रेशन की बात करते हो, तो उसके लिए सप्तपदी होना बहुत जरूरी है, 7 फेरे होना बहुत जरूरी है। सो हिंदू मैरिज नॉट वैलिड अनलेस परफॉर्म विद इन रेक्विजिट सेरेमनीज। और वो सेरेमनी ये नहीं है कि आप नाच गाना कीजिए और पार्टी कीजिए, खाना कीजिए इतने सारे लोगों का, नहीं, ये सेरेमनी का मतलब है सप्तपदी यानी 7 फेरे। यहाँ पे कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी है। भले से आप किसी को मत बुलाइए, खाने मत कीजिए, पंडित को बुलाइए, ब्राह्मण को बुलाइए, आप 7 फेरे कीजिए, तब आपकी शादी सोलमनाइज मानी जाएगी एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं, हिंदू मैरिज नॉट वैलिड अनलेस परफॉर्म विद इन रेक्विजिट सेरेमनी। और वो रेक्विजिट सेरेमनी कौन सी है, वो बात की गई है सप्तपदी की, 7 फेराज जो हस्बैंड वाइफ मिलकर के लेते हैं। तब तक द मैरिज विल नॉट बी कॉन्स्ट्रूड एज हिंदू मैरिज। ओके, सो ये जो कौन सी बेंच थी, कौन से जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने वर्डिक्ट दिया है? सो जस्टिस BV नागरत्ना एंड ऑगस्टिन जॉर्ज मसी, ये 2 जजेस की बेंच थी जिन्होंने फरमान या रादर वर्डिक्ट दिया है। ओके, देन अब एक सिंपल सा स्टेटमेंट ही था, लेकिन अब हमने क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट की बात की है, पहले भी हमने हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बातचीत की है, तब भी हमने थोड़े स्टैटिक पॉइंट्स देखे थे, आज फिर देख लेते हैं बिकॉज वो अब पिछले महीने में था। सो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर जो मैरिजेस सॉल्व की जाती हैं या शादी हो रही है या डिवोर्स हो रहा है, उसके जो कानून है, उसके जो प्रावधान है, कहाँ इंगित है, कहाँ मेंशन है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। सो इट कोडिफाइज लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज, नॉट जस्ट मैरिज, ये सेरेमनीज के बारे में भी बात करता है कि हिंदू मैरिज के अंदर कौन कौन सी सेरेमनीज होती हैं या होनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की भी बात करता है, और डिवोर्स से रिलेटेड प्रावधान भी इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। हिंदू आप जन्मजात हो या फिर आपने बाद में हिंदू धर्म अपनाया हो कन्वर्जन के थ्रू, आप दोनों ही केसेस में इस एक्ट के अंदर अपनी मैरिज को सॉल्व कर सकते हो। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो हिंदू वर्ड है उसमें बाय डेफिनेशन बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि सिख कम्युनिटी के अंदर, सिख समुदाय के अंदर इनका खुद का एक स्पेशल, एक अलग से मैरिज एक्ट भी होता है, आनंद मैरिज, राइट। तो आनंद मैरिज को भी लीगल माना गया है, उसके थ्रू भी मैरिजेस सिख कम्युनिटी के रजिस्टर होती हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू टर्म देखोगे, उसमें बुद्धिस्ट, जैन और सिख को भी इंक्लूडेड माना जाता है। फर्दर, कस्टमरी प्रैक्टिसेस यानी रीति रिवाज जो होते हैं वो अलग अलग समुदाय के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। जैसे बुद्धिस्ट में थोड़े अलग होंगे, जैन में हो सकता है अलग होंगे, हिंदूज में भी अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग होते हैं। सो उनका भी रिस्पेक्ट हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर होता है, और आपकी जो सेरेमनीज हैं आपके रीति रिवाज के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन सप्तपदी इज अ नेसेसरी रिचुअल फॉर मैरिज अंडर हिंदूज, अमंग हिंदूज। ना, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 है जो बोलता है कि भाई आप 2 स्पाउस नहीं रख सकते अगर दोनों जीवित हैं, यानी दूसरी शादी, बायगैमी, पॉलीगैमी बिल्कुल वर्जित है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में। और अगर शादी ऐसे केस में की गई है जहां हस्बैंड या वाइफ या दोनों ही मेंटली अनस्टेबल है, उनको पता ही नहीं है कि हम मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में मैरिज नल एंड वॉइड होगी। लेकिन हाँ, अगर 2 ऐसे व्यक्ति जो किसी भी तरह से थोड़े बहुत डिसेबल्ड हैं और वो मैरिज में एंटर होना चाहते हैं, तो पहले लीगल कंसेंट होना ज़रूरी है। तो ये कुछ मैंने पॉइंटर्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए, देन इंडिया लॉन्चेस प्रोटेस्ट विथ चाइना ओवर इट्स इंफ्रा डेवलपमेंट इन सक्षम वैली। ओके, सो सक्षम वैली जो है इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड कहूंगी मैं, राइट, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया था और पाकिस्तान ने उसको दे दिया चाइना को, राइट। तो अब चाइना उसके ऊपर अधिकार रखता है। कुछ भी बात करें उससे पहले आप ये सक्षम वैली कहाँ है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो सक्षम वैली ये इंडिया वाला हिस्सा है, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये इंडिया विच इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान है। सो पीओके वाला हिस्सा हम बोलते हैं।
ये आपको दिख रहा है सियाचिन ग्लेशियर, और ये जो डार्क ग्रीन पोर्शन है ये था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ही हिस्सा, लेकिन इन्होंने इसको फर्दर दे दिया, किसको, चाइना को दे दिया। और जैसे ही ये सक्जम वैली का हिस्सा पाकिस्तान चाइना के पास गया है, तब से ही उसके बाद बहुत ईजी हो गया चाइना के लिए अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है इंडिया का, उसको भी अपने अंडर में ले लेना। तो अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो इस एरिया से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी इस सक्जम वैली के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन चाइना ने स्टार्ट कर दिया और इंडिया ने आपत्ति जताई है कि नहीं, ये आपकी टेरिटरी है ही नहीं, आपको दे दी गई है, लेकिन ये इंडिया का ही पार्ट है, यू शुड नॉट बी डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन दिस एरिया, ठीक है। तो ये इंडिया और चाइना के बीच में इस तरह के विवाद चलते रहते हैं, बिकॉज ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और इसी वजह से इंडिया जो चाइना है वो लद्दाख के आसपास अपना थोड़ा घेराव करता जा रहा है, बिकॉज वो लद्दाख को धीरे धीरे एक्वायर करना ही चाह रहा है। सो इंडिया हैज लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद चाइना फॉर कैरिंग आउट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन सक्जम वैली। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है, जो विदेश एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में बाहर बोलते हैं, स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि भाई सक्जम वैली इंडिया का ही हिस्सा था, फिर पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई करके और उसको चाइना को दे दिया, लेकिन न्यू दिल्ली यानी हमारी जो सरकार है, जो सीट है इंडिया की, वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान बाउंड्री जो 1963 पैक्ट के हिसाब से इन्होंने बना लिया आपस में, वो हम नहीं मानते हैं, हम इसे अभी भी इंडिया का ही हिस्सा मानते हैं। इस्लामाबाद ने अनलॉफुली इसको बीजिंग को दे दिया है। ये एरिया समझ में आ गया, ठीक है। सक्जम वैली जिसे हम ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी बोलते हैं, काराकोरम वाले रीजन के अंदर ये आता है, ये हुंजा गिलगिट रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, राइट। और इसको इंडिया क्लेम करता है, कंट्रोल बाय पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे रखा है, तो नाउ चाइना इज ऑपरेटिंग ऑन इट। शिनजियांग प्रोविंस जो है चाइना का, वो बॉर्डर एरिया में पड़ता है नॉर्थ साइड में। अगर आप वेस्ट में और साउथ में देखोगे तो पीओके आ जाता है, और ईस्ट साइड में अगर आप इसमें देखोगे तो सियाचिन ग्लेशियर वाला हिस्सा आ जाता है। ये देखिए, इस तरफ ये चाइना आ गया, वेस्ट में और साउथ में आपको बाल्टिस्तान वाला और ये गिलगिट वाला हिस्सा देखने को मिल जाएगा, और ये इधर ईस्ट साइड में इधर आपको ये लाइट ब्लू कलर का सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिल रहा है, जो कि इंडियन टेरिटरी में आता है। हमने ऑक्यूपाई कर लिया था ना ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू, राइट। सो ये चाइना को दे दिया था पाकिस्तान ने कब, 1963 में इनके बीच में एक अग्रीमेंट हो गया, बाउंड्री अग्रीमेंट, ठीक है। उसमें इन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन उस अग्रीमेंट में ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 6 है। कौन सी अग्रीमेंट की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था 1963 में, उसका आर्टिकल 6 बोलता है कि अभी तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जब भी ये कश्मीर का इशू अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सेटल हो जाता है, डिस्प्यूट सेटल हो जाता है, तो ये वाला एरिया जिसके भी हिस्से में आएगा पाकिस्तान और इंडिया में से, फिर वो चाइना से वापस बातचीत करेंगे कि आपको हिस्सा दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, वापस लिया जाएगा क्या। तो अभी पूरी तरह से ये नहीं दिया गया है, ऑपरेट कर रहा है चाइना, बट देन आर्टिकल 6 ये बोलता है कि दोनों पार्टीज ने ये अग्री किया है कि जब ये कश्मीर डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा तो जिसकी भी सोवरेन अथॉरिटी होगी वो वापस से नेगोशिएशंस ओपन करेगा चाइना के साथ में, ठीक है। और यही अग्रीमेंट है जिसकी वजह से काराकोरम हाईवे जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर के बनाया था, वो इस एरिया के अंदर 1970s में डेवलप किया गया। ओके, तो ये थोड़ा मुद्दा समझ में आया। चलिए अब हम आते हैं कुछ अपॉइंटमेंट कैटेगरी की तरफ, और ये अपॉइंटमेंट है जियो फिनांस से रिलेटेड। सो जियो फिनांस को अपने नए एमडी और सीईओ मिले हैं, कौन है, हितेश कुमार सेठिया। जियो में जो भी काम करते होंगे सीनियर पोजीशन में बड़े सेठ होते होंगे ना, पैसों की कोई कमी नहीं है। धीरू भाई अंबानी जी ने बिल्कुल बांट रखे हैं बढ़िया से अपने प्रोजेनीज में, और अब वो अपने बाकी लोगों में बांट रहे हैं ना। तो मुकेश अंबानी जी अभी फर्दर बांट रहे हैं, धीरू भाई अंबानी ने अपने दोनों बेटों में बांटा, वो फर्दर बांट रहे हैं। सो हितेश कुमार सेठिया हैज बीन अपॉइंटेड एज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एमडी एंड सीईओ। जियो की फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी हेड करेगा वो तो वैसे ही सेठ बन जाएगा, है ना। चलिए, सो 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडियन स्टॉक मार्केट में रिसेंटली ही दिखी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगस्त 2023 में। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, ब्रोकिंग, बैंकिंग तो हम नहीं कहेंगे, इंश्योरेंस, देन ब्रोकिंग और पेमेंट सर्विसेज में इंक्लूडेड है। फाउंडर मुकेश अंबानी, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ, और सबसे पहली न्यूज़ आ रही है, एक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको 5 साल के लिए कंप्लीटली बैन कर दिया गया है क्रिकेट से, क्योंकि इन्होंने कुछ एंटी करप्शन कोड्स को तोड़ा है, राइट। सो श्रीलंका क्रिकेट, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और कैरेबियन प्रीमियर, इन सब ने मिला करके जो बैन लगाया है, उससे टोटल 5 साल का बैन इनके ऊपर ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट खेलने में लग जाता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 5 साल का बैन लगाया है। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं एक, क्या नाम है अच्छे से पकड़िएगा, देवॉन थॉमस।
डेवॉन थॉमस, एंटी करप्शन ब्रीचेस के चलते लगाया गया है, लेकिन इसमें से ऑलरेडी कुछ पीरियड कम कर दिया गया है। मई 23, 2023 से ये लागू माना जाएगा और अभी तक का टाइम इस 5 साल में से कट हो जाएगा। सो कुल मिला के आपको ये नाम ध्यान रखना है, डेवस थॉमसन वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट जितने भी हैं उनसे बैन लगा दिया गया 5 साल का। अगली खबर आ रही है अमूल की स्पॉन्सरिंग से रिलेटेड। जो T20 इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके अंदर जो USA की टीम है उसके स्पॉन्सर के तौर पे, या फिर हम क्या कहेंगे, इनको स्पॉन्सर ही कहेंगे, के तौर पे अमूल देखा जाएगा। सो ICC T20 वर्ल्ड कप में अमूल टू स्पॉन्सर्स USA's क्रिकेट टीम। USA जो है पहली बार इस T20 फॉर्मेट ऑफ वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और वन ऑफ द होस्ट कंट्रीज भी है अलॉन्ग विथ वेस्ट इंडीज। और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो पॉपुलरली अमूल ब्रांड के नाम से जाना जाता है, वो लीड आर्म स्पॉन्सर रहेगा USA की क्रिकेट टीम का। ठीक है, को होस्ट भी है और पहली बार इस ग्लोबल चैंपियनशिप में वो शिरकत कर रहा है। कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर अमूल के? जयंत मेहता है, राइट। चलिए, आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछ रही हूँ बिकॉज मेरी डॉटर की PTM है और मैं ऑलरेडी लेट हूँ, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश इट अप। वो ऑलरेडी नाराज़ बैठी है मुझसे कि मम्मा आप मुझ पे ध्यान देते ही नहीं हो, PTM में जाना था कब और अब बस खत्म होने का टाइम आ ही रहा है और अभी तक आप फ्री नहीं हुए हो। चलिए, इंडिया रिटेन्स टॉप स्पॉट इन वाइट बॉल फॉर्मेट्स, ऑस्ट्रेलिया रिक्लेम्स वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग्स इन टेस्ट। सो अच्छा, मैं यहाँ बता दूँ, ऐसा नहीं है कि सर नहीं जाते हैं, दिलीप सर भी जाते हैं, बट शी वॉन्ट्स बोथ द पेरेंट्स टू गो। अभी वरना आप कमेंट सेक्शन भर दोगे मैम आप ही को क्यों जाना है, सर क्यों नहीं जाता, हम दोनों ही जाते हैं बाबा। चलो, इंडिया रिटेन्स टॉप स्पॉट इन वाइट बॉल फॉर्मेट। सो वाइट बॉल फॉर्मेट बोले तो वनडे इंटरनेशनल एंड T20 इंटरनेशनल में इंडिया की रैंकिंग अभी भी नंबर 1 पे है। लेकिन अगर हम टेस्ट रैंकिंग्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे वापस आ चुका है, इंडिया की रैंकिंग नंबर 2 पे जा चुकी है। सो ऑस्ट्रेलिया इंडिया 1 और 2 रिस्पेक्टिवली टेस्ट में, इंडिया ODI और T20 में टॉप पे बना हुआ है। और ये कौन सी रैंकिंग की मैं बात कर रही हूँ? ICC एनुअल रैंकिंग्स की, क्रिकेट की। ठीक है जी, तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं हमारे रिविजन क्वेश्चंस की। आज मैंने प्रीवियस डे के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, रीज़न वही है, आई वॉज फाइटिंग फॉर टाइम। चलो आ जाओ। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ कच्छ अजरक। कच्छ में जो अजरक टेक्सटाइल फॉर्म है उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन ट्रीटेड सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ के ऊपर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है क्या? नहीं, कॉटन पे होती है, ये तो गलत हो गया। अजरक मीन्स इंडिगो और पावरफुल डाई टू अचीव ब्लूइश इफेक्ट, बिल्कुल सही है, ये सही है, तो ओनली 2, B विल बी द राइट आंसर। For which species conservation efforts was Dr. Purnima Devi Burman recognized with Whiteley Gold Award in 2024? कौन सी स्पीशीज का कंजर्वेशन किया इन्होंने जिसके चलते अवार्ड मिला? ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक, अगेन B will be the right answer. In the latest ICC annual rankings, which country's men's team has attained top position in T20 and ODI? T20 ODI में टॉप रैंकिंग कौन से देश की है? इंडिया की है, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की है। Who has been appointed as Managing Director and CEO of Jio Financial Services for 3 years? Jio Financial Services, Jio, और उसमें भी Financial Services को अगर हेड कर रहे हैं तो आप सेठ जी होंगे। So हितेश कुमार सेठिया, and this My adjusting students is your question of the day। और जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और कोई भी अगर डाउट क्वेरी कंसर्न हो रिगार्डिंग PDF कोर्सेज सब्सक्रिप्शंस एक्सेट्रा तो ये हेल्पलाइन नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ आप लिख सकते हैं। आज का सेशन इतना ही, कल संडे है, कल मैं आपसे नहीं मिलूंगी, पायल मैम का रिवीजन होगा। 4 बजे आपका पायल मैम का पॉलिटी सेशन होगा और 7 बजे संदीप सर का मंथली CA सेशन होगा संडे का। आज का शेड्यूल मैंने ऑलरेडी बता दिया, 4 बजे आपका संदीप सर का मंथली सेशन होगा, 7 बजे मेरा मंथली MCQ सेशन होगा। सी यू ऑन मंडे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।